आज हम बात करेंगे चैप्टर 10 पेमेंट वाउचर के बारे में, जिसमें हम सिंगल और डबल एंट्री सिस्टम दोनों सीखेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें सिर्फ मोड ऑफ पेमेंट और एक्सपेंस का नाम पता होना चाहिए, और डबल एंट्री में हमें दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट दोनों को इक्वल करना होता है। अभी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेमेंट वाउचर क्या होता है। A payment voucher is a way to record payments made to suppliers and maintain a history of payments that your business has made। यानी कि पेमेंट वाउचर एक तरीका है पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने का जो हम सप्लायर को करेंगे, यानी कि जो आपने सामान खरीदा आप उसकी जो पेमेंट करेंगे उसका रिकॉर्ड रखना है। That your business has made. Companies use voucher to gather and file supporting documents that are required to approve and track payments of liabilities। यानी कि कंपनीज जो है वो वाउचर का यूज़ करती हैं गैदर करने के लिए एंड फाइल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ किया जाता है वाउचर का कि एक ट्रांजैक्शन हुई है तो उसका प्रूफ या एविडेंट वाउचर से दिया जाता है। वाउचर्स आर यूज्ड बाय अकाउंट्स पेबल यानी कि क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म बिल्स ऑन बाय कंपनी टू सप्लायर, यानी कि जो भी आपका क्रेडिटर है, लेनदार है, आप उसको पेमेंट करेंगे तो हम उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करते हैं। इनवॉइसिंग के लिए वाउचर का यूज़ होता है, यानी कि बिल बनाने के लिए, और पेरोल यानी कि सैलरी देने के लिए। अब हमें पता होना चाहिए शॉर्टकट की है पेमेंट वाउचर की F5। पेमेंट वाउचर सिंगल एंट्री सिस्टम, सबसे पहले हम सीखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हमें जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर, सिलेक्टिंग F5 फॉर पेमेंट, डिस्प्लेज द पेमेंट वाउचर एंट्री स्क्रीन। अब हम चलते हैं टैली पे। अभी हमें यहाँ पे जाना है गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे सामने पेमेंट वाउचर है, बट ये पेमेंट वाउचर सिंगल एंट्री सिस्टम में है या डबल एंट्री सिस्टम में है, ये हमें कैसे पता लगेगा। अगर यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ दिख रहा है तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम पे है, और अगर यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट लिखा हुआ दिखेगा तो ये डबल एंट्री पे है। अब हम जाएंगे यहाँ से F12 पे, और F12 से देखेंगे F12 शॉर्टकट की होती है कन्फिग्रेशन की। सेकेंड कन्फिग्रेशन यानी कि सेटिंग देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा वाउचर्स, और यहाँ येस है, इसीलिए जो हमारा वाउचर है वो सिंगल एंट्री में दिख रहा है। अगर यहाँ पे नो होगा तो ये सिंगल एंट्री में नहीं डबल एंट्री में दिखेगा। अब हम चलते हैं पीछे। अब यहाँ पे है हमारे पास पेमेंट वाउचर। यहाँ पे बता रखा है कि कैसे सिंगल एंट्री को हमें एक्टिवेट करना है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट कॉन्ट्रा को येस करना है। अब हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है जनरल एक्सपेंसेस पेड 2000 बाय कैश, यानी कि कुछ सामान्य खर्चे हैं, जनरल एक्सपेंसेस है जिसको पे किया है 2000 रुपये कैश से। अब हमें इसमें दो चीज़ें ढूंढनी है, एक तो एक्सपेंस का नाम और दूसरा मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट कैसे की गई है और खर्चा कौन सा किया गया है। अब हमें यहाँ पता है कि यहाँ पे खर्चा किया गया है जनरल एक्सपेंस, यानी कि जनरली जो खर्चे होते हैं वो है, और मोड ऑफ पेमेंट है हमारे पास कैश। वी हैव नॉट येट क्रिएटेड जनरल एक्सपेंस लेजर, यानी कि अभी हमारे पास जनरल एक्सपेंस का लेजर नहीं है, और जो हमारे पास यहाँ पे अकाउंट लिखा है, अकाउंट में हम मेंशन करते हैं सबसे पहले मोड ऑफ पेमेंट। अब हमें दिख रहा है कि कैश हमारा मोड ऑफ पेमेंट है और इसमें अभी 49,500 रुपीज़ रखे हैं। अब हमें यहाँ पे लिखना है एक्सपेंस का नाम। तो अब हम जब एक्सपेंस का नाम लिखने के लिए G प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारा जनरल एक्सपेंस है, तो जैसे ही हम यहाँ पे G प्रेस करेंगे तो हमारे पास G से कोई भी नहीं है। यहाँ से जनरल रिजर्व तो है, बट जनरल रिजर्व अलग चीज़ है और जनरल एक्सपेंस अलग चीज़ है। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt+C, शॉर्टकट की होती है क्रिएट की, और यहाँ लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस। अब ये जो जनरल एक्सपेंस है ये आएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री से जुड़ा हुआ खर्चा नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि ये फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ खर्चा है। अगर ऐसा लिखा होता तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता। अब हमने इसको सिलेक्ट किया इनडायरेक्ट एक्सपेंस से, और अब हमने यहाँ लिख दिया इसका अमाउंट 2000 रुपीज़। ये हो गई हमारी पहली एंट्री डन। उसके बाद दूसरी एंट्री है हमारे पास, देखिए ऐसे ही एंट्री हुई है। अब हमारे पास दूसरी एंट्री है सैलरी पेड 1800 बाय चेक ड्रॉन ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे चेक हमने ड्रॉ किया है और उसमें हमने सैलरी पे किया, और हमें साथ में चेक का नंबर भी दे रखा है। अब हमारा जो मोड ऑफ पेमेंट है वो बैंक है, यानी कि मोड ऑफ पेमेंट सिर्फ दो होते हैं, या तो कैश या फिर बैंक। बैंक में चाहे चेक इशू किया हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, UPI हो, बट वहाँ पे नाम बैंक का ही आता है।
अब हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में से दिया है हमने पेमेंट सैलरी का। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे BOB। अब BOB में 95,000 रुपीज़ पड़े हैं। अब जैसे ही हम एक्सपेंस की एंट्री करेंगे इसमें से बैलेंस कम हो जाएगा। सैलरी पे की है 1800 रुपये, तो हम S प्रेस करेंगे एक्सपेंस का नाम लिखने के लिए। ये एक्सपेंस सैलरी है, तो यहाँ पे सैलरी नहीं दे रखा, तो हम करेंगे Alt+C और यहाँ लिखेंगे सैलरी। अब सैलरी भी जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि सैलरी फैक्ट्री में नहीं दी जाती, वेजेस दी जाती हैं, तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। Ctrl+A से करेंगे हम इसको एक्सेप्ट, और अब यहाँ पे लिखेंगे सैलरी का अमाउंट 1800 रुपये। जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि चेक का नंबर क्या है। यहाँ पे INST नंबर यानी कि इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट नंबर है हमारे पास 17582। 17582 लिखने के बाद हम कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। ये दो एंट्री हमने यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड में सीखी, और ये हमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में काफ़ी सारी चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं, बट इसमें एक एंट्री है जो थोड़ी सी अलग है। अलग क्या है इसमें कि इसमें अमाउंट नहीं दे रखा, तो इसका अमाउंट हमें मिलेगा जो हमने शुरुआती चैप्टर्स में बैलेंस शीट बनाई थी, तो हमें बैलेंस शीट में इसका अमाउंट दे रखा है। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो बैलेंस शीट में देखो हमारे पास सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है और रेंट है। तो हमने जब इसका लेजर क्रिएट किया होगा तो हम उसी की पेमेंट कर रहे हैं। अब उसकी पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम देख लेते हैं एक बार पेमेंट करके। ये एंट्री मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे है हमारी एंट्री, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। चेक है SBI बैंक का, चेक का नंबर दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट। अब यहाँ पे दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट अभी 7000 का बाकी है, तो हम यहाँ पे 7000 ही लिखेंगे, यानी कि हमने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया। जब पे कर दिया तो ये 0 हो गया। और साथ में हमारे पास आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारा 5000 रुपये का, तो हमने ये 5000 रुपये की भी एंट्री कर दी। अब यहाँ पे भी हमें डालना पड़ेगा चेक का नंबर, क्योंकि ये पेमेंट चेक से हुई है, और चेक का नंबर है हमारे पास 14996। अब ये कर लिया हमने एक्सेप्ट। तो ये था हमारे पास पेमेंट सिंगल एंट्री सिस्टम। और अब हम सीखते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि डबल एंट्री में ये एक तरीका होता है रिकॉर्ड करने का ट्रांजैक्शंस को, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को इक्वल रखा जाता है। यानी कि एक तरफ अगर एक चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है तो दूसरी चीज़ पे भी उतना ही इफेक्ट पड़ना चाहिए। डबल एंट्री बुक कीपिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन वेयर फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन एन एंट्री इज रिकॉर्डेड एट लीस्ट 2 अकाउंट्स एज अ डेबिट और क्रेडिट। यानी कि एक ट्रांजैक्शन का 2 अकाउंट्स पे असर पड़ेगा, एक को हम डेबिट करेंगे और एक को हम क्रेडिट करेंगे। इन अ डबल एंट्री सिस्टम द अमाउंट रिकॉर्डेड एज डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट्स रिकॉर्डेड एज क्रेडिट्स। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में जो आपने अमाउंट डेबिट में लिखा है उतना ही अमाउंट क्रेडिट में भी होना चाहिए, यानी कि दोनों मैच करने चाहिए, लास्ट में टैली करने चाहिए। अब हमारे पास आता है कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। Business transactions are events that have a monetary impact on the financial system, statement of an organization। यानी कि बिजनेस में बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिनका पैसे पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि मॉनेटरी इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, यानी कि बैलेंस शीट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। When accounting for these transaction we record number in 2 accounts। जब हम अकाउंटिंग करते हैं इन ट्रांजैक्शन की तो हम इसको 2 अकाउंट्स में क्रिएट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वेयर द डेबिट कॉलम इज ऑन द लेफ्ट एंड द क्रेडिट कॉलम इज ऑन द राइट। यानी कि डेबिट का कॉलम लेफ्ट में बनाया जाता है और क्रेडिट का कॉलम राइट में बनाया जाता है। अ डेबिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री दैट आइदर इंक्रीजेज एन असेट और एक्सपेंस अकाउंट। यानी कि डेबिट में जब भी कोई एसेट बढ़ेगा, यानी कि हमारे पास कोई भी नई संपत्ति आ रही है या उस संपत्ति में कुछ भी बढ़ोतरी हो रही है, या फिर कोई भी अकाउंट में एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि हमारी कंपनी में कोई भी खर्चा हो रहा है, तो हम उसको डेबिट करते हैं। और डिक्रीजेज अ लाइबिलिटी और इक्विटी अकाउंट। यानी कि या तो हमारी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, या फिर हमारी इनकम भी कम हो रही है, तो हम वहाँ पे उसको डेबिट करते हैं। यानी कि एसेट और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है और लाइबिलिटी और इनकम का घटना डेबिट होता है।
इसी का उल्टा कर देंगे तो क्रेडिट आ जाता है, यानी कि लाइबिलिटी और इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है और एसेट और एक्सपेंस का घटना क्रेडिट होता है। अब यहाँ लिखे हैं हमारे पास रूल्स में जब असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, और जब इनकम भी कम होती है तो वो डेबिट होती है। उल्टा कर रखा है यहाँ पे क्रेडिट में, एसेट इंक्रीजिंग है तो यहाँ डिक्रीजिंग हो गया, एक्सपेंस भी डिक्रीज हो गया और लाइबिलिटी और इनकम इंक्रीज हो गए। यहाँ दे रखा है, बस इतना ही समझना है हमें यहाँ पे कि अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, और एसेट घट रहा है तो क्रेडिट और एक्सपेंस घट रहा है तो क्रेडिट। लाइबिलिटी, कैपिटल या रिवेन्यू मतलब इनकम, ये तीनों अगर घट रहे हैं तो डेबिट और ये तीनों अगर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट। अब यहाँ पे हम एक बार इसको लिख के थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा कि अगर कोई भी एसेट अगर इंक्रीज होगा तो हम उसको करेंगे डेबिट, और कोई भी एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो भी हम उसको करेंगे डेबिट, यानी कि हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो। इनकम अगर हमारी डिक्रीज होगी तो हम उसको करेंगे डेबिट, यानी कि ये सिर्फ अभी डेबिट के रूल्स हैं। और हमारी कोई भी लाइबिलिटी यानी कि कोई देनदारी कम हो रही है या ख़त्म हो रही है तो हम उसको करेंगे यहाँ पे डेबिट। इसी का उल्टा अगर हमारे पास एसेट है और वो डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। एक्सपेंस भी अगर हमारे पास कम हो रहा है यानी कि हमारा खर्चा कम हो रहा है तो भी हम उसे करेंगे क्रेडिट। इनकम अगर बढ़ रही है यानी कि हमें किसी भी चीज़ से इनकम हो रही है तो भी हम उसे करेंगे क्रेडिट, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसे करेंगे क्रेडिट। इतना समझ में आया हमें। अब हम चलते हैं आगे। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, रेंट पेड ₹2000 बाय कैश। अब हमें इसमें दो चीज़ें ढूंढनी है, या तो हमें इसमें दो एसेट मिलेंगे, या हमें इसमें एक एसेट और एक लाइबिलिटी मिलेगी, या हमें इसमें एक इनकम और एक एक्सपेंस मिलेगा, या हमें इसमें एक एक्सपेंस और एक एसेट मिलेगा। मतलब इन चारों चीज़ों में से हमें कोई भी दो चीज़ें मिल सकती हैं। हो सकता है हमारे पास दो एसेट हो सकता है हमारे पास दो एक्सपेंस हो सकता है हमारे पास दो इनकम हो, या एक इनकम और एक एक्सपेंस हो, एक एसेट और एक लाइबिलिटी हो, एक लाइबिलिटी और एक इनकम हो, एक इनकम और एक एसेट हो। कुछ भी हमें दो चीज़ें ढूंढनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो चीज़ें दे रखी हैं उसमें हमारे पास है एक तो रेंट और एक है कैश। अब कैश हमारे लिए एसेट होता है, यानी कि जो हमारा पैसा है खुद का वो हमारे लिए संपत्ति है, एसेट है। और यहाँ पे जो हमारे पास रेंट है वो हमारे लिए खर्चा है। अब यहाँ पे हम अपना रेंट पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी तरफ से पैसा जा रहा है। पेड लिखा है तो हम दे रहे हैं, अगर रिसीव्ड लिखा होता तो हमें मिलता, बट यहाँ पे पेड लिखा है तो हम रेंट दे रहे हैं। और हम रेंट दे रहे हैं इसका मतलब है हमारी तरफ से पैसा जा रहा है, यानी कि कैश कम हो रहा है। और कैश एसेट है और एसेट कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। लिखा है ना क्रेडिट रूल्स में, व्हेन एन एसेट इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे एक एसेट जो है हमारा वो डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको करेंगे यहाँ पे क्रेडिट। उसके बाद आता है रेंट पेड ₹2000 बाय कैश। अब तक हम जो काम कर रहे थे वो सिंगल एंट्री पे कर रहे थे, तो अब हमें इसे डबल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे F12 पे, F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे यूज़ सिंगल एंट्री मोड को करना पड़ेगा नो। अब हमने कर लिया एक्सेप्ट। अब ये टू और बाय में आ रहा है, अगर आपको टू और बाय समझ में आता है तो ठीक है, तो आप इसको डेबिट और क्रेडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग एंट्री।
तो हमने कर दिया येस कि हम डेबिट और क्रेडिट का यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारे पास डेबिट भी आ गया और नीचे भी डेबिट है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। अब हमारे पास है डेबिट में अभी हमारे पास कुछ नहीं है, क्रेडिट में हमारे पास कैश आ गया, क्योंकि हमारा कैश घट रहा है। ये हमारे पास क्या हो रहा है कि घट रहा है, लेकिन हमारा जो खर्चा है यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, रेंट। तो रेंट है हमारे लिए खर्चा, और खर्चा बढ़ रहा है, यानी कि मान लीजिए अभी तक हमारा मंथली एक्सपेंस 10,000 रुपये का हुआ था, अब उसमें मुझे 2,000 रुपये रेंट भी देना पड़ गया, तो खर्चा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है हमारे लिए। तो हम जो इंक्रीज़ हो रहा है, जब खर्चा बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट रूल्स में लिखा है यहाँ पे व्हेन एन एक्सपेंस इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि खर्चा बढ़ रहा है। तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है, और खर्चा किस नाम से है, खर्चा है रेंट के नाम से। बट हमारे पास यहाँ पे रेंट नहीं है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, दोनों में डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे ऑल्ट सी करके रेंट का अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब इस रेंट में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं था कि ये फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा खर्चा, तो हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे और करेंगे एक्सेप्ट। रेंट दिया है हमने 2,000 रुपये का, डेबिट में हमारे पास 2,000 रुपये आ गए हैं टोटल में, और यहाँ पे क्रेडिट में आएगा हमारे पास कैश, क्योंकि हमने कैश पेमेंट की है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश। कैश में भी आ गए 2,000 रुपये। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश क्रेडिट हो गया क्योंकि ये एसेट घट रहा है, और रेंट हमारा डेबिट हो गया क्योंकि ये एक्सपेंस बढ़ रहा है। ये हमने कर दिया एंट्री एक्सेप्ट। और अब हम चलते हैं आगे। ये हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी लिखी हुई है, ये कैसे हमें वाउचर एंट्री करनी है इसमें। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज में लिखा है 17,000 पेड टू लक्ष्मण लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट, यानी कि लक्ष्मण लिमिटेड को हमने 17,000 रुपये पे किए हैं। अब आप किसी को पैसा पे क्यों करोगे, या तो हमने उससे पैसा उधार पे लिया होगा, या हमने सामान उधार पे लिया होगा। अब यहाँ पे एक नया शब्द भी आया जिसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है यहाँ पे कि हमने जो पैसा वापस किया है वो पूरा पैसा वापस नहीं किया, हमने कुछ ना कुछ डिस्काउंट लिया या दिया है, तभी ये फुल सेटलमेंट लिखा जाता है। अगेंस्ट देयर बिल नंबर, अब हमें यहाँ पे बिल नंबर भी दे रखा है। अब लक्ष्मण लिमिटेड जो था वो हमारा क्रेडिटर था। आप देखोगे क्रेडिटर का मतलब लेनदार, तो लेनदार से ही लेनदार को ही पैसा वापस किया जाएगा, देनदार से तो पैसा लेना है ना। अब लेनदार से पैसा देना है लेनदार को, तो यहाँ देखेंगे हम, तो हमारे पास है यहाँ पे लक्ष्मण लिमिटेड, और इसका टोटल बैलेंस है हमारे पास 30,000 रुपये, लेकिन हमने तो सिर्फ 17,000 की पेमेंट की है। लेकिन उसमें क्या है कि हमें लक्ष्मण लिमिटेड का एक बिल नंबर दे रखा है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि उस बिल नंबर को हमें कहाँ ढूंढना है। देखिए जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है कि यहाँ पे है हमारे पास ये बिल नंबर है। अब ये बिल नंबर ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा बिल वाइज एंट्री वाले चैप्टर पे। अब हम देखेंगे कि इस बिल की एंट्री कितनी है, तो हमें मिल जाएगी एंट्री, देखो अब हमारे पास आ गया लक्ष्मण लिमिटेड, तो ये रहा लक्ष्मण लिमिटेड, और बिल नंबर है 4041, और इसका जो टोटल अमाउंट था वो था 17,250 रुपये। अब हमें वापस करने थे 17,250 रुपये, बट हमने वापस किए सिर्फ 17,000 रुपये, तो हमने यहाँ पे 250 रुपये कम वापस किए हैं। अब हमारे लिए ये फ़ायदे की बात है, यानी कि हमें किसी को 17,250 रुपये वापस करने थे, लेकिन हमने सिर्फ उसे 17,000 रुपये वापस किए, तो हमारे लिए 250 रुपये फ़ायदे की बात है। अब 250 रुपये फ़ायदे की बात है, तो हम इसकी जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे डेबिट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेबिट में हम लिखेंगे लक्ष्मण लिमिटेड। लक्ष्मण लिमिटेड क्यों लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि लक्ष्मण लिमिटेड मेरे लिए एसेट है, लक्ष्मण लिमिटेड हमारे लिए लाइबिलिटी है, ये हमारी लाइबिलिटी थी, और लक्ष्मण लिमिटेड को हमने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखा हुआ था, और उसका टोटल बैलेंस 30,000 रुपये था, जिसमें से हमने 17,250 रुपये की पेमेंट कर दी, तो अब उसका बैलेंस सिर्फ 12,750 रुपये रह जाएगा। तो जो 12,750 रुपये रह जाएगा, यानी कि वो रह जाएगा सिर्फ 12,750। तो 12,750 रुपये रह गए अब इसके,
तो ये अब क्या हुआ, बैलेंस शीट में से 17,250 रुपये कम हो गए, यानी कि बैलेंस शीट में से लाइबिलिटी कम हो रही है। और जब लाइबिलिटी कम होती है देन अ लाइबिलिटी इज़ डिक्रीजिंग, तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे डेबिट करेंगे लक्ष्मण लिमिटेड को, क्योंकि लक्ष्मण लिमिटेड के नाम से ही है लाइबिलिटी। अब लक्ष्मण लिमिटेड में हमारी जो बैलेंस शीट कम होगी वो पूरे 17,250 से होगी। वो हमारी मर्जी है या उससे जो हमारी बातचीत है उससे है कि हम 17,000 ही दे रहे हैं, लेकिन बैलेंस शीट से पूरे 17,250 रुपये कम होंगे। अब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे बिल नंबर अगेंस्ट रेफरेंस। अब हम कौन से वाले बिल की पेमेंट कर रहे हैं, पहले वाले या दूसरे वाले की? हम पहले वाले की पेमेंट कर रहे हैं, तो पहले वाले को किया सिलेक्ट। क्रेडिट में हम लिखेंगे यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि हमने चेक से पेमेंट की है बैंक ऑफ बड़ौदा, और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो मेरा बैंक अकाउंट है और एसेट है, और एसेट कम हो रहा है। जब एसेट डिक्रीज़ होता है तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ता है। बैंक से हमारे सिर्फ 17,000 रुपये जा रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, और यहाँ से बैलेंस गया 17,000। लेकिन अभी आप देखोगे तो ये बैलेंस इक्वल नहीं हुआ। हमारा इंस्ट्रूमेंट नंबर है यहाँ पे 14,58,0। आगे बढ़ेंगे हम। अब क्रेडिट में अभी इसने बोला कि देखो हमारा बैलेंस तो अभी क्या है कि अभी पूरा नहीं हुआ। यहाँ तो टोटल में 17,250 है, बट यहाँ सिर्फ 17,000 रुपये है। तो अब हमें इनकम की एंट्री करनी पड़ेगी। जो हमें 17,250 देने थे, बट हमने सिर्फ 17,000 दिए, तो अब हमें 250 रुपये का कुछ फ़ायदा है। 250 रुपये का जो फ़ायदा है यानी कि इनकम, और इनकम जब मिलती है यानी कि जब इनकम बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना इनकम इज़ इंक्रीजिंग, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे एक नाम आएगा, अकाउंट बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड का, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है, ऑल्ट सी, और यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम, इसको करेंगे एक्सेप्ट, और यहाँ पे अपने आप ही 250 रुपये आ जाएंगे, क्योंकि बैलेंस ही इतना बचा है। अब दोनों साइड पे डेबिट भी और क्रेडिट भी, दोनों साइड ही 17,250 रुपये पूरे हो गए हैं। अब हम कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। अब चलते हैं आगे हमें दे रखा है रिपेयर्स टू फर्नीचर डन ऑन 13 अप्रैल एंड वेजेस पेड 250। अब हमने यहाँ पे फर्नीचर रिपेयर कराया है, नया फर्नीचर नहीं खरीदा है, रिपेयर कराया है, और उसके बदले में वेजेस पे की हैं। अब ये वेजेस वो नहीं है जो हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए पे की हैं, तो यहाँ पे हम वेजेस अकाउंट का नाम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम खोलेंगे एक नया अकाउंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट। जब भी हम कुछ रिपेयर कराएंगे तो उसका खर्चा हम उस अकाउंट के अंडर में लिख देंगे। अब हमारे लिए रिपेयर्स जो है वो एक खर्चा है, और खर्चा जब बढ़ता है यानी कि जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑल्ट सी, और यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे हम, यहाँ पे ऑल्ट सी, और यहाँ लिखेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट, और ये है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके लिए हमने दिए हैं पैसे 250 रुपये, तो हमने लिखा है यहाँ पे 250। और क्रेडिट में, क्योंकि हमने ये पैसा कैश में दिया है, कहीं लिखा नहीं है बट हम कैश ही मान लेंगे, लिखा नहीं होता तो कैश मान लेते हैं। अब हमने ये कैश में दिए हैं पैसे, तो यहाँ पे क्रेडिट में कैश, क्योंकि कैश घट रहा है और एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है। यहाँ पे हमने 250 रुपये की एंट्री कर दी। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 4852 पेड ऑन 15 अप्रैल बाय SBI चेक नंबर 654189। यानी कि आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा पे किया है। अब ये भी खर्चा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो खर्चा बढ़ रहा है तो हम करेंगे डेबिट, और यहाँ लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और 4852 ये एक्सपेंस पे किया है, और हमने पे किया है SBI से, तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा SBI, क्योंकि अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं। ये हो गया, और यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें चेक का नंबर
654,189। ये हो गया एक्सेप्ट। अब चलते हैं आगे। अब है 5 कैलकुलेटर ₹200 ईच, 2 स्टेपलर है, 25 रुपये का एक है, एक पंचिंग मशीन है, 75 रुपये की है। तो अब हम इसको, ये हमने ख़रीदा है शर्मा स्टेशनरी मार्ट से, लेकिन कैश में ख़रीदा है। तो कैश में स्टेशनरी ख़रीदी है हमने, तो इसको टोटल करते हैं 200 और 5,000 रुपये, 50 रुपये और 75 रुपये, 1,125 रुपये बनते हैं टोटल। और हमने स्टेशनरी ख़रीदी है। जो स्टेशनरी होती है वो है हमारा करंट असेट। करंट असेट इसलिए क्योंकि स्टेशनरी के आइटम्स की लाइफ जो होती है वो 12 मंथ से कम मानी जाती है। तो यहाँ पे हमने ख़रीदा है तो हमारे पास आ रहा है सामान और एसेट बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो हम उसको करेंगे यहाँ से डेबिट। डेबिट में लिखेंगे स्टेशनरी और ये बनेगा हमारा करंट असेट के अंदर। ये आ गया अमाउंट और ख़रीदा है हमने कैश में, तो कैश में हो गई पेमेंट और हमने कर लिया इसको एक्सेप्ट। ये है हमारा पूरा का पूरा पेमेंट वाउचर सिंगल एंड डबल एंट्री सिस्टम।